स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोर्ट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ज़रूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी ही खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। आज के एपिसोड की शुरुआत एक महत्वपूर्ण फैसले से। सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर को 1976 में पारित 42वें संशोधन के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया। पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार शामिल थे, जिन्होंने पाया कि संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली हुई है। प्रस्तावना को अपनाने की तारीख प्रस्तावना में संशोधन करने की संसद की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है। इस आधार पर पूर्व व्याप्यता के तर्क को खारिज कर दिया गया। फैसले के बाद सीजेआई खन्ना ने कहा, लगभग कई साल हो गए हैं, अब इस मुद्दे को क्यों उठाना है। पीठ ने 42वें संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 22 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले पीठ ने मामले को बड़ी पीठ को सौंपने की याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज भी कर दिया था। याचिकाएं बलराम सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 25 नवंबर को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM को दिल्ली एनसीआर में स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों की भौतिक कक्षों पर प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करने का निर्देश दिया, जो पिछले सप्ताह गंभीर वायु प्रदूषण के कारण लगाए गए थे। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने CAQM को कार्यवाही में ढील देने पर विचार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 10वीं और 12वीं कक्षा की भौतिक कक्षाओं के संचालन पर प्रतिबंध जारी रखने पर निर्णय लेने का अधिकार आयोग पर छोड़ दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस संबंध में आयोग को यानी CAQM द्वारा कल तक निर्णय लिया जाना चाहिए। एक और जरूरी खबर पे आते हुए केरल उच्च न्यायालय ने हेमा समिति यानी जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद सामने आए यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में मलयालम फिल्म अभिनेता बाबू राज द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को कड़ी शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने अभिनेता बाबू राज को 10 दिन में जांच अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया है। उनके खिलाफ 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2019 के बीच बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इडुक्की के अडीमाली पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया था। जमानत याचिका की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति CS डियाज ने सिद्दीकी बनाम केरल राज्य मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया, जिसमें मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को FIR दर्ज करने में देरी के समान आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। मामले के तथ्यों में कोर्ट ने कहा कि FIR लगभग 5 साल की देरी के बाद 2 सितंबर 2024 को दर्ज की गई थी। RG कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार हत्या की घटना के बाद पश्चिम बंगाल में हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच गिरफ्तार की गई 2 महिलाओं को हिरासत में यातना देने के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयान की पीठ कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को पश्चिम बंगाल राज्य की चुनौती से निपट रही थी, जिसने मामले की CBI जांच का निर्देश दिया था। इससे पहले कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए हाई कोर्ट के इस निर्देश पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से IPS अधिकारियों, महिला अधिकारियों सहित की एक सूची प्रस्तुत करने को कहा था, जिन्हें हिरासत में यातना मामले की जांच के लिए CBI के बजाय SIT में शामिल किया जा सकता है। राज्य द्वारा प्रदान की गई अधिकारियों की सूची को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आज एक SIT का गठन किया, जिसमें ऐसे अधिकारी
जो पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित नहीं हैं लेकिन वहां कार्यरत हैं शामिल हैं। एक और जरूरी खबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय पिछले सप्ताह एक दृष्टि बाधित उम्मीदवार की सहायता के लिए आया था, जो अपने विश्वविद्यालय द्वारा 5वें सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम में त्रुटि के कारण समय पर अखिल भारतीय बार परीक्षा यानी AIBE 19 के लिए आवेदन नहीं कर सका था। हालांकि विश्वविद्यालय ने त्रुटि सुधार ली और उम्मीदवार को उत्तीर्ण घोषित किया, लेकिन याचिकाकर्ता उक्त त्रुटि के कारण समय पर यानी 15 नवंबर को समय सीमा समाप्त होने से पहले AIBE 19 का फॉर्म जमा नहीं कर सका। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वो याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर AIBE 19 में उपस्थित होने के लिए एक आवेदन पत्र जमा करने की अनुमति दें और उसे 22 दिसंबर को निर्धारित AIBE में उपस्थित होने की अनुमति भी दें। संक्षेप में, याचिकाकर्ता नवेंदु अग्रवाल ने 5वें सेमेस्टर परीक्षा के अपने गलत परिणाम को रद्द करने और उन्हें AIBE 19 में उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। आज की आखिरी खबर में, मोटर दुर्घटना में घायल हुए लोगों के मामले से निपटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दर्द और पीड़ा उन प्रमुख कारणों में से एक जिसके तहत मोटर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा दिया जाता है पर न्याय शास्त्र का विश्लेषण किया और दिए गए मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया। जस्टिस CT रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने घायल अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार करते हुए दर्द और पीड़ा के तहत 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया। हालांकि अपीलकर्ता ने 10 लाख रुपए के लिए ही प्रार्थना की थी। विभिन्न विषयों जैसे कि बायोएथिक्स, मेडिकल एथिक्स, साइको ऑन्कोलॉजी, एनेस्थीजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी में ढेर सारे न्यायिक उदाहरणों और अन्य विधिवाद पूर्ण सामग्री से गुजरते हुए न्यायालय ने पाया कि एक समानता उभर रही है कि किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में समझ हिल जाती है या समझौता हो जाता है, जो कि लगातार पीड़ा के कारण होता है। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।